द रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स, हम इसमें मेनली रेस्पिरेशन वर्ड यूज कर रहे हैं, बट जो जनरल हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हाउ ब्रीदिंग अकर्स इन द ह्यूमन बींग्स। ठीक है, आपको जब वर्ड लिखा मिलेगा तो वर्ड लिखा मिलेगा रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स, और जो रियलिटी पढ़ाई जाएगी यहाँ पर वो पढ़ाई जाएगी ब्रीदिंग। मतलब इसमें हम सारा वो सिस्टम पढ़ेंगे जहां ऑक्सीजन जा रही है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रही है, ऑक्सीजन का अंदर जाना और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर जाना, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ब्रीदिंग प्रोसेस। ठीक है, नाम क्या लिखा मैंने? रेस्पिरेशन, और पढ़ेंगे क्या इसमें हम? ब्रीदिंग। अगर आ जाए राइट मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स, जो अब पढ़ा रही हूं वो लिखोगे कि ग्लूकोज की ब्रेकडाउन लिखोगे? मैकेनिज्म ऑफ, ध्यान से समझना, मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन होती क्या है? ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। तो अगर मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन पूछा है तो फिर क्या लिखोगे? ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, वो पाइरुवेट और पाइरुवेट से आगे। अगर पूछ लिया जाता है एक्सप्लेन द सिस्टम या रेस्पिरेटरी सिस्टम, तब आपने ब्रीदिंग वाला ये वाला सब लिखना है। मैकेनिज्म वर्ड में ग्लूकोज की ब्रेकडाउन आएगी, और रेस्पिरेटरी सिस्टम पूछ लिया जाए, हालांकि ये ग्लूकोज की ब्रेकडाउन से कोई कनेक्टेड नहीं है, लेकिन फिर भी रेस्पिरेटरी सिस्टम पूछा जाए तो आपने एक्सप्लेन वही करना है कि कौन सा सिस्टम है बॉडी में जो ऑक्सीजन ले रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर रहा है। ठीक है, द रेस्पिरेशन प्रोसेस स्टार्ट्स फ्रॉम द नोज। Nose have two scientific terms. Number one, external nares, और जो पाइप जो जा रही है जहां से एयर होते हुए जाती है, that are called internal nares. इसमें this is the external nair, ठीक है, and this is the internal nair. जो ये ट्यूब जा रही है, this is the internal nares. ठीक है, एक्सटर्नल लेयर से इंटरनल लेयर के बीच में हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। अगर आपने कभी ऑब्जर्व किया हो तो एयर की पैसेज के रास्ते में बहुत सारे हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। एक्सटर्नल लेयर और इंटरनल लेयर को हम कभी भी इतना वैल्यू नहीं करते, लेकिन आज आप समझोगे कि ये सिर्फ एयर का रास्ता नहीं है, ये सिर्फ एयर को रास्ता नहीं दे रहा रेस्पिरेटरी सिस्टम तक पहुंचने के लिए, ये हवा को कंडीशन करके भेजता है। कैसे? देखिए, दो तीन चीजें हैं। जब एयर को हम इनहेल करते हैं तो एयर का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं होता, और बॉडी का टेम्परेचर आप देखते हैं कितना है? 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, फिर हम 37 डिग्री क्यों बोलते हैं? वो सेल्सियस में है। आप जो 98.6 चेक करते हो थर्मोमीटर में, वो फ़ारेनहाइट यूनिट है, और जो 37 डिग्री हम बोलते हैं वो डिग्री सेंटीग्रेड है। दोनों का मतलब सेम होता है, या तो 98.6 है या फिर कितना है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। ठीक है, हवा जो हमने सांस ली, क्या वो 37 डिग्री पे होती है? एयर का टेम्परेचर 20, 10, कभी कभी तो 0 भी हो जाता है, 40 भी हो जाता है, 50 भी हो जाता है। लंग्स में अगर एयर वार्म पहुंच गई कोई बात नहीं, अगर ठंडी हवा लंग्स में पहुंच गई तो लंग्स 1 मिनट या 2 मिनट के अंदर पूरी डैमेज हो जाएगी, लंग्स काम ही नहीं कर पाएगी। मान लीजिए आप दिसंबर के सीजन में ब्रीथ कर रहे हो, आपने कभी देखा है आप जब ब्रीथ करते हो, ब्रीदिंग इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में 1 मिनट का भी गैप नहीं होता, लेकिन इनहेलेशन एयर की कोल्ड एयर होती है, और जो एयर आप एक्सहेल करते हो वो कैसी एयर होती है? वो गर्म होती है हवा। अब 1 मिनट के अंदर अंदर गर्म हवा और ठंडी हवा गर्म हवा में कैसे बदल जाती है? लंग्स तक पहुंचने से पहले हवा को नॉर्मल टेम्परेचर पे करना पड़ता है। अगर हवा 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे नहीं पहुंची, 0 डिग्री की 0 डिग्री लंग्स पे पहुंच गई, तो वो लंग्स सारे डैमेज हो जाएंगे, लंग्स काम करना बंद कर देंगे। यहां पर नोज सेल के अंदर जितनी भी सेल्स हैं कॉन्टिन्यूसली ग्लूकोज को ब्रेक डाउन कर रही है पाइरुवेट में, पाइरुवेट को ब्रेक डाउन कर रही है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। ऐसा करने से क्या जनरेट होगा? साथ में 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी, वो भी ब्रेक करके किस में चेंज कर रहे हैं? हीट में। ठीक है, ये वाली पैसेज को टोटल वार्म रखा जाता है, ताकि जो हवा यहां से यहां तक ही गई, इतनी ही देर में वो एयर कोल्ड से किस में हो जाए? वार्म। लंग्स तक पहुंचते पहुंचते ये एयर टोटल 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर आ चुकी होती है।
हमारी बॉडी का इतना प्रॉपर डिजाइन है कि हवा टेम्परेचर क्या है वो भी बॉडी प्रॉपर रेगुलेट करके ही लंग्स के पास भेजती है। इसके अलावा कुछ इन्फेक्शंस, जर्म्स बॉडी में नोज के थ्रू भी एंटर कर सकते हैं। जैसे आपने कोविड टाइम में सुना था कि हम मास्क क्यों अप्लाई कर रहे थे, क्योंकि उसकी जो जर्म या माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो बॉडी में किसके थ्रू एंटर कर रही होती है, नोज के थ्रू एंटर करती है। अगर नोज के थ्रू ये एंटर करेगा, डस्ट, हवा, इतनी धूल और इतने जर्म्स और इतना सब कुछ होता है, इतनी पॉल्यूटेड एयर होती है, उसको उसमें हम जब ब्रीथ करते हैं तो जितनी भी डस्ट है वो लंग्स में जाएगी। लंग्स की एक इम्यून सिस्टम होता है, जितना भी लंग्स की एयर पैसेज होती है, इस पैसेज में अगर डस्ट चली जाए तो उसको क्लीन करने के लिए द लंग्स स्टार्ट टू रिलीज कफ, म्यूकस को रिलीज करते हैं। म्यूकस इसको ट्रैप करता है और ट्रैप करके जो कफिंग बनती है वो बॉडी से रिमूव हो जाती है। अगर ये बॉडी से रिमूव हो जाती है तो डस्ट भी रिमूव हो जाती है। लेकिन अगर बार बार डस्ट और जर्म्स लंग्स में जाते रहे तो हवा की जहां जगह है वहां पे क्या फिल्ड रह जाएगा, कफ। फिर हवा लेने की कैपेसिटी हमारी क्या होती चली जाएगी, कम। तो डस्ट को और जर्म्स को भी हमारी बॉडी से रिमूव करने के लिए, या लंग्स तक पहुंचे ही नहीं पहले ही उनको अलग करने के लिए, द इंटरनल लेयर्स पोजेसेस हेयर लाइक स्ट्रक्चर। जो ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जब इसमें हम इनहेल करते हैं तो डस्ट पार्टिकल इनमें ट्रैप हो जाती है। जो डस्ट और जर्म पार्टिकल इनमें ट्रैप होती है, यहाँ पर हल्की कफिंग रिलीज होती है। उस कफ के थ्रू ये सारा डस्ट और जर्म यहाँ ट्रैप हो जाता है, विच इज रिमूव्ड इन द फॉर्म ऑफ द सॉलिड वेस्ट। ठीक है, जब एयर इस एरिया को क्रॉस करती है, यहां तक आते आते हवा का टेम्परेचर नॉर्मल 37 डिग्री हो चुका होता है और इसमें से डस्ट और जर्म जितना भी रोक सकते थे हेयर्स, उतना उसको रोक लेते हैं। देन द एयर पासेस थ्रू अ कॉमन पैसेज। इस कॉमन पैसेज का नाम क्या है, फेरिंक्स। हवा यहां से आती है, फूड यहां से आता है। नाउ दिस पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम इज कॉमन फॉर बोथ फूड वाटर एंड एयर। ठीक है, अब इस एरिया के बाद द ट्यूब डिवाइड्स इनटू टू, ईसोफेगस एंड विंड पाइप। विंड पाइप की कवरिंग को कवर किया जाता है अगर आप एंगल्फ कर रहे हो फूड। अब तो एयर पैसेज है, फूड का तो कोई सिस्टम ही नहीं है, तो इसका मतलब मैं डायरेक्ट किसको शो करूंगी यहाँ पर, विंड पाइप को। विंड पाइप की ओपनिंग को क्या कहा जाता है, ग्लॉटिस, और इस ओपनिंग के कवर को क्या कहा जाता है, एपिग्लॉटिस। When the wind passes from the pharynx into the windpipe, इस पार्ट को आप बचपन में एक स्क्वायर लगा के वॉइस बॉक्स लिखते थे, कुछ ऐसा याद है? और वॉइस बॉक्स का कॉमन नेम क्या, लैरिंक्स। वॉइस बॉक्स का जो साइंटिफिक नेम होता है वो क्या होता है, लैरिंक्स। अब इस स्क्वायर का मतलब क्या है, क्या यहां से आवाज निकलती है? सुनो आवाज कैसे बनती है। जो यहाँ पर मेम्ब्रेन होती है, ये जो ट्यूब यहाँ प्रेजेंट है, ये मेम्ब्रेन की बनी ट्यूब है। मेम्ब्रेन मतलब इस तरह की स्किन होती है इसके ऊपर। ठीक है, आपने कभी बहुत एजेड लोगों में देखा हो तो स्किन में फोल्ड्स होते हैं, यहाँ पे स्किन बिल्कुल मुड़ चुकी होती है, मतलब फोल्ड्स, ऐसे लगता है स्किन प्लास्टिक पॉलिथीन की तरह क्रीज बनी हुई है। ऐसी ही क्रीज मेम्ब्रेन बहुत ज्यादा बनती है यहाँ पे। मेम्ब्रेन ज्यादा बनने की वजह से यहाँ पे मेम्ब्रेन की फोल्ड्स बन जाते हैं। ठीक है, जो ये मेम्ब्रेन के फोल्ड्स बनते हैं ये हार्मोनियम की तरह काम करते हैं। आप बांसुरी में या हार्मोनियम में जब एयर प्रोवाइड करते हो तो आपने हार्मोनियम को कितना मूव किया, उसके हिसाब से क्या क्रिएट हो जाती है, साउंड क्रिएट हो जाती है। जब आप बोलते हो तो यहां से एयर पास करती है। आप कैसे बोल रहे हो, मतलब माउथ कितना ओपन है, टंग अपर जॉ पे है, लोअर जॉ पे है, आपने एनर्जी ज्यादा लगाई कम लगाई, वो डिसाइड करता है हवा कितनी और कैसे जाएगी यहाँ से। जब हवा का रुख बदलता है, कैसे और कितनी जाएगी, तो वो क्या क्रिएट करता है, एक साउंड। आप कभी तूफान में भी देखो तो जब आंधी चल रही होती है तो एक तेज हवा जाते हुए क्या क्रिएट करती है, साउंड क्रिएट करती है। हार्मोनियम को जब हम ऐसे प्रेस करते हैं तो उसके अंदर मेम्ब्रेन सी तो बनी हुई है,
हार्मोनियम स्ट्रक्चर देखा होगा आपने, उसके अंदर मेम्ब्रेन्स बनी हुई होती हैं। जब आप उसको आगे मूव करते हो तो एयर उसमें से रिमूव होती है, जब आप उसको रिलीव कर देते हो तो हवा उसमें भरती है। अब कितना मूव कर रहे हो वो डिसाइड करता है हवा कितनी आएगी, और हवा कितनी से क्या क्रिएट हो जाती है, साउंड। बांसुरी में भी जब हम हवा देते हैं तो कितनी एयर प्रोवाइड करते हैं, अब वो हमें नहीं पता, मुझे नहीं पता कि कितनी एयर हम देते हैं। तो एयर, ये तो तुम्हें पता होगा, एयर क्वांटिटी बदलने से और तरीका बदलने से हवा देने के बांसुरी में अलग अलग तरह की साउंड क्रिएट होती है। जो ये अलग अलग साउंड क्रिएट होती है इसी को हम क्या कह देते हैं, म्यूजिक। ऐसे ही जब हम बोलते हैं तो हम एयर की क्वांटिटी को वेरी करते हैं, और जब हवा यहां से वेरी होकर जाती है और वापस आती है तो ये क्या क्रिएट करती है, साउंड। वो हमें साउंड देती है, वो हमें बोलने की पावर देती है। अब जब इन्फेंट स्टेज से हम किसी को बोलते हुए देखते हैं, एक बेबी को नहीं पता कि कैसे बोलना है, वो माउथ की मूवमेंट को ट्रैक करता है, वो वैसे ही माउथ मूवमेंट करता है तो एयर पैसेज स्टार्ट होती है धीरे धीरे धीरे। स्टार्टिंग में बिल्कुल क्लियर नहीं बोलता ना बेबी, क्योंकि एयर की पैसेज अभी उसको क्लैरिटी से नहीं पता, ब्रेन ने आइडेंटिफाई नहीं किया, वो सिर्फ माउथ की शेप बनाना जानता है कि ऐसे बोला और ऐसे बोला, या ऐसे ऐसे माउथ को मूव किया। उसमें एयर थोड़ी बहुत जाती है जिससे साउंड तो क्रिएट होती है बट वो क्लियर क्रिएट नहीं होती। आप कैसे बोल रहे हो वो आपकी लैंग्वेज बन जाती है। समझ आ गया? जैसे वर्ड्स बने, वर्ड्स की अरेंजमेंट और पैटर्न ऑफ द साउंड, जैसे हमारी हिंदी की अलग है, इंग्लिश की अलग है, फ्रेंच अलग है। साउंड कितनी दे रहे हैं उससे जो साउंड बनी, उस साउंड को हम कैसे अरेंज कर रहे हैं, दिस अरेंजमेंट ऑफ साउंड मेक्स अ लैंग्वेज। समझ आ गया? इसीलिए यहाँ पे एक स्क्वायर बना देते हैं। स्क्वायर बनाने के बजाय क्या बना देना चाहिए, मेम्ब्रेनस फोल्ड्स। जो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इंटरनल लेयर्स, टू प्रिवेंट द डस्ट पार्टिकल एंड जर्म्स पार्टिकल टू एंटर इनटू द lungs by कैसे, by providing obstacle to them। ठीक है। सेकेंड फंक्शन, maintain the temperature of the air, the cold air is heated up and the temperature of the air becomes warm so that the lungs do not damage। सृष्टि, इसके बाद the air passes into the food, water and air, then this pharynx leads to windpipe। The opening of the windpipe is called glottis and the cover is called epiglottis। Here membranous folds are present। These membranous folds creates a sound whenever air passes through them, and the difference in the air movement creates different sound which makes a language। Membrane folds in voice box। voice box को चिराग क्या कहा, then is the clear root। इसके बाद membrane folds नहीं होते, ठीक है, इसके बाद सिर्फ ट्यूब है, लेकिन ये ट्यूब मेम्ब्रेन की बनी है। यहां तो मेम्ब्रेन फोल्ड होने की वजह से ट्यूब मोटी हो गई, ठीक है, हवा कम ज्यादा भी हो जाए, ठीक है। जैसे क्लास में बैठे हो तो आप नॉर्मली बोलते हो, बाहर निकलते हो तो गेट के यहां से किसी बच्चे को वहां पे बोलना है तो जाके नहीं बोलते, आप यहीं से ही बता देते हो उसको कि बोलना है, ठीक है। यहां से वहां तक पहुंचाते हुए तुम्हें ऐसा लगा आवाज तेज करेंगे तो हवा ज्यादा प्रेशर से अंदर जाएगी, ये मेम्ब्रेन ही तो है, प्लास्टिक ही तो है, ये फट भी सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे बच्चे को समझ आ जाना चाहिए कि हम बुला रहे हैं, ठीक है। तो वो जो शाउट करते हैं, शाउट करते हुए हवा जो इतनी प्रेशर से जाती है ना, वो आपकी विंड पाइप को डैमेज कर सकती है। फिर ऐसा हुआ तो नहीं कभी? ऐसा क्यों नहीं हुआ? इस विंड पाइप को एक स्ट्रेंथ दी जाती है। स्ट्रेंथ कैसे दी जाती है? विंड पाइप को स्ट्रेंथ देनी है, क्यों देनी है? टू प्रोटेक्ट फ्रॉम कोलैप्सिंग ड्यू टू चेंज इन एयर प्रेशर, ठीक है। लेकिन अगर ये फिक्स हो गई, मान लो इसके आसपास हड्डियां बन गई, मजबूत कर दी गई, ठीक है,
हवा कम ज्यादा भी तो करनी है। पाइप में हवा कम ज्यादा होने के लिए पाइप का फ्लेक्सिबल होना बहुत जरूरी होता है। अगर पाइप फ्लेक्सिबल नहीं हुई तो जितनी हवा का रूट है उतनी तो जाएगी, उससे ज्यादा एयर पास नहीं करेगी। अगर इसके आसपास हड्डियां होती तो आप बोल पाते, लेकिन चीख नहीं पाते। तो उसके लिए जब एयर प्रेशर बढ़ता है, एयर प्रेशर को बढ़ाने के लिए इसका फ्लेक्सिबल होना बहुत जरूरी है, लेकिन उस हवा के दबाव से ये फट ना जाए, इसके लिए इसका स्ट्रेंथ या स्ट्रॉन्गर होना भी बहुत जरूरी है, इसका मजबूत होना बहुत जरूरी है। अब वो कैसे किया जाए? कार्टिलेज भी अगर प्रोवाइड करते हैं तो भी वो इतना हार्ड कर देगा कि एयर का प्रेशर जितना है उतना ही रहेगा। हवा अगर बढ़ानी पड़ी शाउट करते टाइम तो वो नहीं कर पाएंगे। कार्टिलेज रिंग तो प्रोवाइडेड होती है, लेकिन एक तो कार्टिलेज सॉफ्ट बोन होती है, रिजिडिटी भी दे देगा और फ्लेक्सिबिलिटी भी दे देगा, लेकिन ये पूरी में प्रेजेंट नहीं होती। जैसे अगर कोई पाइप लाइक स्ट्रक्चर है तो सी शेप में है, मतलब आगे है तो इस साइड नहीं होगी, इस साइड है तो आगे की साइड नहीं होगी, ऐसे सी शेप की रिंग बनती चली जाती हैं, जो आधी तरफ होती है पाइप में और आधी तरफ एब्सेंट होती है। इससे एक तरफ से स्ट्रेंथ रहेगी और दूसरी तरफ से ये कैसी रहेगी? फ्लेक्सिबल, ताकि एयर प्रेशर को चेंज करना पड़े तो कर सके। लेकिन उस एयर प्रेशर चेंज से विंड पाइप कोलैप्स नहीं होनी चाहिए। तो आप यहाँ पर सी शेप की रिंग शो कर देते हो ऐसे। ये सी शेप की रिंग कंप्लीट नहीं होती, हाफ में कहीं भी आ रही होती है। हो सकता है ये आगे की तरफ है, ये साइड वाइज है, ये साइड वाइज राइट में है, ये फिर आगे है, फिर कहीं बैक साइड होगी जो हम शो नहीं करते, और फिर ऐसे। तो जगह जगह पे तरीके तरीके से कार्टिलेज को अरेंज कर रखा है ताकि एयर प्रेशर को चेंज भी किया जा सके, फ्लेक्सिबिलिटी हो, और एयर प्रेशर से विंड पाइप कोलैप्स ना करे कि रिजिडिटी भी होनी चाहिए इसके अंदर। इसमें पार्ट्स में ऐसे ही फंक्शन आता है कि what is the function of internal layers in the respiratory system of human beings, what is the purpose of cartilage rings present in the trachea, wind pipe का अब जो हम scientific name use करते हैं, the scientific name used for wind pipe is trachea। अगर यहां से एक ब्लड वेसल जाती हो तो ब्लड वेसल के अंदर ऑक्सीजन कम होती है और एयर में ऑक्सीजन ज्यादा। The oxygen from trachea will move into the blood, और ब्लड में क्या ज्यादा है? कार्बन डाइऑक्साइड। वो ब्लड से कहां चला जाएगा? लंग्स में। यहां तक भी एयर आके वापस जाएगी तो कुछ ना कुछ ऑक्सीजन रिलीज करके जाएगी। कॉकरोच के अंदर ये ट्यूब ही फाइनल स्ट्रक्चर है, मतलब यहीं तक होता है सिस्टम। इस ट्यूब के साथ साथ क्या चलती है? ब्लड वेसल। जो इस ट्यूब के साथ साथ ब्लड वेसल चलती है, वो ब्लड वेसल ट्यूब से क्या ले लेती है? ऑक्सीजन, और ट्यूब को क्या दे देती है? कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज हो गई। इतनी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड कॉकरोच की लाइफस्टाइल के लिए सफिशिएंट है, ठीक है, उसका काम चल जाता है। हमारी बॉडी में या जितने भी एनिमल्स हैं जिनकी जो जंगल में मिलते हैं, इनकी एक्टिविटी ज्यादा है, इस ऑक्सीजन से काम नहीं चलेगा, तो पाइप को डिवाइड करते चले जाते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा क्या इनहेल करा जा सके? एयर। सिर्फ पाइप में आएगी तो कम आएगी, आगे पाइप को अब क्या करते चले जाएंगे? डिवाइड। और जहां पाइप की डिवीजन खत्म हो जाएगी वहां एक बैग लाइक स्ट्रक्चर मिलता है ताकि हवा पाइप में भी आए और बैग में भी भर जाए। बैग में ज्यादा भरेगी और पाइप में कम। तो आगे का सिस्टम, इतने सिस्टम से काम चल जाएगा, सफिशिएंट है ये सिस्टम। लेकिन आगे का सिस्टम ह्यूमन बींग्स में जो लंग्स का प्रेजेंट होता है वो इसीलिए प्रेजेंट होता है ताकि एयर की कैपेसिटी को बढ़ा सके और रेस्पिरेशन के टाइम पे हमें प्रॉब्लम फेस ना हो। ठीक है, समझ आ गया? ड्रॉ करिए। एक पाइप को कितनी पाइप में डिवाइड किया? 2। पर्पस क्या था? एयर कैपेसिटी इसकी कम है और इनकी ज्यादा। फिर ये पाइप भी 2 में डिवाइड करेगी।
एयर इसमें कम है और इसमें ज्यादा भर जाएगी। आप लोगों ने वो बैलून सिस्टम देखा है जिसमें 25 बैलून्स एक पाइप से जुड़े होते हैं और एक ही जगह पानी स्टार्ट करते हैं नल में और सारे बैलून्स एक साथ भर जाते हैं। ऐसे ही ये एक पाइप, इस पाइप से ये सब बैलून कनेक्टेड है। जब इनमें एयर फिल्ड नहीं है तो ये बिल्कुल चिपके हुए हैं। जगह कम लेंगे कि ज्यादा? कम जगह लेंगे। ठीक है, मेरे को पाइप भी नजर आती है और मेरे को क्या भी नजर आ रहा होता है, बैलून भी सारे नजर आ रहे होते हैं। जब हम उनमें वाटर फिल कर देते हैं तो पानी भरने के बाद बैलून ज्यादा नजर आती है कि पाइप ज्यादा नजर आते हैं? उसको मैं बकेट में ऐसे ही ड्रॉप करती जाऊं तो बकेट जिसमें कि बैलून बिना भरे हुए रखे थे और एक बकेट जिसमें आप बैलून भर के रखते चले जाओ, दोनों ट्रांसपेरेंट बकेट हैं। अब मुझे सोच के बताओ, जिस बकेट में बैलून को बिना फिल किए रखा था वो, उसमें क्या नजर आएगा आपको? पाइप नजर आएंगी, बैलून पिचके हुए नजर आएंगे, खाली जगह नजर आएगी बहुत सारी। जिसमें बैलून भर के रख दिया वो बाहर से आपको सिर्फ क्या नजर आएगा? बैलून ही नजर आएंगे भरे हुए सारे, जैसे भरे हुए कंटेनर में फिल कर रखे हैं। क्या उनके अंदर की ट्यूब्स भी नजर आएंगी आपको? उनकी ट्यूब नजर नहीं आएगी। जब भी लंग्स का डायग्राम दिखाते हैं तो एक तरफ ऐसे शो कर देते हैं, ठीक है, एक तरफ इस तरह से बॉक्सेस बनाते हैं। अब ये जो इस तरफ दिखा रखा है, ये क्या दिखा रखा है? एक्सलेशन, मतलब यहाँ पे हवा नहीं है, खाली है सिस्टम सारा। और यहाँ पे क्या दिखाया? जहां पे हवा भरी है। जहां पे हवा भरी हुई होगी वहां पे सिर्फ क्या नजर आएंगे? ये बैग लाइक स्ट्रक्चर बैलून। आपको वहां पे क्या नजर नहीं आएगा? पाइप नजर नहीं आएगी। तो ये वाली सिस्टम जो इस तरह से आपको डायग्राम रिप्रेजेंट करके देते हैं, इसमें एक्सेल्ड सिस्टम और इनहेल्ड सिस्टम दोनों इकट्ठे दिखा रखा होता है। अब मैं इसमें पाइप शो नहीं कर रही। एक बकेट में खाली बैलून की पाइप और बैलून, क्या नजर आएगा? खाली बैलून की पाइप और बैलून, क्या नजर आएगा? जिस बकेट में बैलून भरे हुए हैं उस बकेट को अज्यूम करो बाहर से कैसे नजर आएगी? अगर बकेट ट्रांसपेरेंट है तो बैलून ही नजर आएंगे, पाइप नजर आएगा उनके अंदर जो रखे हैं नहीं। और जो पाइप और बैलून इकट्ठे हैं लेकिन भरे हुए नहीं है तो तुम्हें वहां क्या नजर आएगा? पाइप भी, बैलून भी, खाली जगह भी। पाइप भी, बैलून भी, खाली जगह भी। और यहाँ सिर्फ क्या नजर आ रहा है? फिल्ड बैलून्स नजर आ रहे हैं। तो ये इनहेलेशन शो कर रखी होती है, मतलब जिसमें सांस अंदर भरी हुई है। और ये कौन सा सिस्टम शो कर रखा होता है? एक्सलेशन, जिसमें सांस अंदर भरी हुई नहीं है। दिस इज कॉल्ड प्राइमरी ब्रोंकाई। जो फर्स्ट स्प्लिट होता है ना, उस फर्स्ट स्प्लिट को कहते हैं प्राइमरी ब्रोंकाई। जो इसके बाद ये सेकेंड स्प्लिट गया उसको कहते हैं सेकेंडरी ब्रोंकाई। और इसके बाद जो ये थर्ड स्प्लिट होता है, दिस इज टर्शियरी ब्रोंकाई। और जो बैग लाइक स्ट्रक्चर बना, इस बैग लाइक स्ट्रक्चर को कहते हैं एल्वियोली। These are the soft structures. हवा आएगी, भरेंगे, फिर खाली होएगी, तो ये सॉफ्ट है। सॉफ्ट स्ट्रक्चर्स कॉल्ड लंग्स। इनको प्रोटेक्ट कर रखा होता है एक लिक्विड मेम्ब्रेन से, प्लूरा।
एल्वियोली आर द बैग लाइक स्ट्रक्चर्स, ठीक है। एक बैलून में पानी ज्यादा भरेगा कि पाइप में ज्यादा भरेगा? बैलून में, ठीक है। यहां से ज्यादा पाइप को स्प्लिट किया ताकि हवा ज्यादा आ सके, फिर पाइप के लास्ट में बैग लाइक स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया ताकि हवा और ज्यादा आ सके। कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए प्रेजेंट होती है ये स्प्लिटिंग, और कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए ही क्या प्रेजेंट होता है? ये बैग लाइक स्ट्रक्चर। पहले तो हवा ज्यादा आनी चाहिए, हवा ज्यादा आएगी जब भी तो ऑक्सीजन मिलेगी। फिर हवा जो आती है उस एयर में तो 80% नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है और 20% ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, ठीक है। फिर हम ये क्यों नहीं कहते नाइट्रोजन आई, हम कहते हैं ऑक्सीजन आई। फिर नाइट्रोजन क्यों नहीं? हवा जो आएगी वो अपने साथ नाइट्रोजन भी लाएगी और ऑक्सीजन भी लाएगी, लेकिन हम बात सिर्फ किसकी करते हैं? ऑक्सीजन। क्या हमारी बॉडी सिर्फ ऑक्सीजन यूज करती है? चाहिए तो नाइट्रोजन भी। नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करना इम्पॉसिबल है। हमारे ब्लड में नाइट्रोजन जितनी जाएगी उतनी वापस यूं की यूं चली जाएगी, यूज नहीं कर पाते। नाइट्रोजन को तोड़ने की कैपेबिलिटी ही नहीं है किसी ऑर्गेनिज्म में, सिर्फ किस में है? राइजोबियम बैक्टीरिया फाउंड इन द लेग्यूमिनस प्लांट्स। तो जो नाइट्रोजन है वो आता तो है पर इस्तेमाल नहीं होता, जितना बॉडी में जाएगा उतना ही वापस भी चला जाएगा। तो हम बात सिर्फ किसकी करते हैं? ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन जो बॉडी यूज कर रही है वो उसको प्रॉपर यूज कर रही है, तो हम इसलिए ऑक्सीजन की ही टर्म्स में बात करते हैं, ठीक है। अब जो यहां से ऑक्सीजन आती है, पहले तो यहाँ पे कैपेसिटी बढ़ाई गई कि ज्यादा से ज्यादा एयर लंग्स में भरी जा सके। पाइप होता तो इतनी हवा नहीं भर सकते थे, बैग की वजह से हवा ज्यादा भर सकते हैं, ठीक है। दूसरा, इनके आसपास ब्लड वेसल को बढ़ाया जाता है। एक्सचेंज किसने करनी है? यहाँ हवा आ तो गई, हवा से ऑक्सीजन लेगा कौन? ब्लड। तो यहाँ पे ब्लड वेसल्स को बढ़ाया जाता है, ज्यादा से ज्यादा ब्लड वेसल्स रखी जाती हैं ताकि यहाँ ब्लड भी ज्यादा रहे। जितना ब्लड होगा उतना ही इससे क्या ले पाएगा? ऑक्सीजन, और उतना ही इसको क्या दे पाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। प्रोसेस का नाम, जिस प्रोसेस से ऑक्सीजन इन बैग्स में से ब्लड में जाएगी और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड बैग में जाएगी, क्या आप वो प्रोसेस बता सकते हो? डिफ्यूजन। जो यहाँ ग्रीन से शो कर रही हूँ ब्लड वेसल, क्योंकि मैं रेड यूज कर चुकी हूँ। जो यहाँ ब्लड वेसल जाती है वो बिल्कुल इसके साथ साथ चलती है। साथ साथ क्यों चलती है? क्योंकि गैसियस एक्सचेंज वही डिफ्यूजन से होगा। वही प्रॉब्लम हीलियम में आई थी ना कि डिफ्यूजन प्रोसेस कैसा था? स्लो, और स्लो प्रोसेस है तो टाइम ज्यादा लगाएगा, इसलिए ज्यादा देर तक ब्लड इनके साथ रहता है। क्योंकि ये स्प्लिट बहुत है, बैग है, इसने अपनी नेटवर्क बढ़ा रखी है। नेटवर्क को बढ़ाने से ब्लड इसके आसपास ज्यादा देर रहता है, और इसके आसपास जब ब्लड ज्यादा देर तक रहता है तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ऑक्सीजन बैग से किस में जाएगा? ब्लड में, और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड किस में चली जाएगी? बैग में। ऑक्सीजन यहाँ ज्यादा है से ब्लड में कम है, शिफ्ट हो गई। ब्लड में क्या ज्यादा था? कार्बन डाइऑक्साइड, और यहाँ क्या कम था? कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ से यहाँ चली जाएगी बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी में कि हाउ द लंग्स आर डिजाइन्ड, लंग्स को कैसे डिजाइन किया गया है कि टू मैक्सिमाइज द स्पेस ऑफ रेस्पिरेशन। सबसे पहले तो ब्रोंकाई स्प्लिट्स इनटू प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। फिर उसके बाद ईच एंड एवरी ब्रोंकाई इज एंडिंग विद alveolar sac or bag like structure which has a large capacity to take which increases the surface area to take the oxygen or air inside them। फिर इसके बाद ब्लड सप्लाई भी क्या कर रखी होती है यहाँ पर? रिच, ताकि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन ब्लड वेसल्स में ब्रोंकाई से शिफ्ट कर जाए, ठीक है। ये मेम्ब्रेन मॉइस्ट होती है, लिक्विड क्यों? और फिर इसके आसपास प्रेजेंट होते हैं रिब लाइक स्ट्रक्चर, जो रिब्स होती हैं। रिब्स भी कंप्लीट नहीं होती हमारी, ये रिब्स सी शेप होती है, ये इस तरीके से जाती है रिब्स। ऐसा क्यों? इनको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए क्योंकि हवा आ रही है और जा रही है, लेकिन मजबूती भी चाहिए कि ज्यादा हवा आने से फट ना जाए। तो ज्यादा हवा से बचाने के लिए आधी जगह पे क्या प्रेजेंट होती है? रिब्स। और हवा भर सके ढंग से आधी जगह पे रिब्स प्रेजेंट प्रॉपरली नहीं होती। फिर इसके अंदर जो मेम्ब्रेन है, इस बैग लाइक स्ट्रक्चर, लंग्स में एक मेम्ब्रेन कवर्ड है। लंग्स बार बार टर्जिड और फ्लेसिड हो रहे हैं, ठीक है।
ऐसा करने से बार बार रिब्स से टकराएंगे, रिब्स मतलब हड्डियां, टकराने से कुछ ना कुछ सेल डैमेज होती जाएगी। आपका दरवाजा अगर दीवार पे लगता है तो उस दीवार का पेंट थोड़ा थोड़ा वहां से वीक हो जाता है। वीक क्यों हो जाता है? क्योंकि वो बार बार टच करेगा तो वहां से डैमेज आनी शुरू हो जाती है। तो अगर लंग्स बार बार रिब्स को टच करेंगे तो लंग्स के अंदर क्या आ जाएगी? डैमेज। उस डैमेज से बचाने के लिए इसके ऊपर एक मॉइस्ट मेम्ब्रेन होती है, ताकि जो डैमेज हो वो किस पे हो? मेम्ब्रेन पे। लंग्स किसको टच करते हैं? मेम्ब्रेन। और मेम्ब्रेन फ्लूइड है, अंदर फ्लूइड भरा है। फ्लूइड भरा होने से कुशन लाइक इफेक्ट देता है। तो जब ही लंग्स मूव करते हैं तो इनको इफेक्ट नहीं आता। इफेक्ट किसको आएगा? प्लूरा को। वो भी कम आता है क्योंकि फ्लूइड कुशन इफेक्ट जो दे रहे हैं उससे कवर को भी इतना इम्पैक्ट नहीं आता है। ठीक है, कवर का नाम क्या? प्लूरा।